गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयन इम्प्लांटेशन और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयन इम्प्लांटर और द हार्डवेयर ऑफ आयन इम्प्लांटेशन। आयन इम्प्लांटेशन के लिए जितनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस है हार्डवेयर की। सो आपको लास्ट तक देखनी है, बहुत अच्छे से आप हार्डवेयर एनालिसिस अंडरस्टैंड कर पाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द हार्डवेयर ऑफ आयन इम्प्लांटेशन। सो जो हार्डवेयर है उसको ब्रॉडली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली आयन इम्प्लांटर बोलते हैं हार्डवेयर को आयन इम्प्लांटेशन के। सो हियर वी हैव 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज गैस सिस्टम, देन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, देन वैक्यूम सिस्टम एंड आयन बीम लाइन। तो चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आयन इम्प्लांटर के कैसे ये 4 पार्ट्स मिलकर एक हार्डवेयर प्रॉपर बना देते हैं और आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। सो नाउ दिस आयन इम्प्लांटर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। पूरी प्रोसेसेस को समझते हैं। पूरी प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, गैसेस और वेपर्स होते हैं। गैसेस और वेपर्स कौन कौन से गैसेस, BF3, PH3, ASH3, फॉस्फोरस और बोरॉन के लिए इम्प्लांटर के अंदर जाते हैं और यहाँ से ये है वेफर। वेफर गया इम्प्लांटर के अंदर और गैसेस और वेपर्स गए इम्प्लांटर के अंदर, राइट। सो यहाँ से हम आयन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोरॉन, फास्फोरस और आर्सेनिक, किसका इम्प्लांटेशन कराना है। आयन एनर्जी, बीम करंट दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में आयन की यहाँ पर डोपिंग मिल जाएगी और इससे हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो आयन इम्प्लांटर ये एक हमारा एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। यहाँ पर इसके अंदर क्या हो रहा है ये सब समझते हैं। तो आयन इम्प्लांटर एक बहुत ही अमेजिंग सा डिवाइस है जो पूरी आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस को कर देता है, राइट। आयन इम्प्लांटेशन मैंने आपको बताया था एक टेक्नोलॉजी है जो हम अभी यूज करते हैं फॉर द डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट। सो जो भी चिप है उसको डोपिंग करने के लिए एन टाइप पी टाइप रीजन बनाने के लिए आयन इम्प्लांटर यूज करते हैं। अभी आयन इम्प्लांटर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है आयन इम्प्लांटर का। यहाँ पर मेरे पास आयन सोर्स है, राइट। आयन सोर्स लाइक मेरे को फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक जिसका भी आयंस भेजने हैं उसका हम सोर्स यहाँ पर रखेंगे। ये मेरा गैस केबिन है। गैस केबिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कैथोड एनोड से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड है गैस केबिन। सो यहाँ पर हमारे पास एनालाइजर मैग्नेट रहेगा। एनालाइजर मैग्नेट से ये जो आयंस हैं इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी और एक बीम लाइन फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर मेरा वैक्यूम पंप रहेगा, राइट, और वैक्यूम पंप जाएगा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा, राइट। सो यहाँ पर अगेन मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन बीम लाइन को एक पर्टिकुलर स्पीड एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। अगेन यहाँ पर मेरे पास एक वैक्यूम पंप है, राइट। सो यहाँ पर ये जो मेरे वेफर्स प्लेस्ड है इन वेफर्स पर आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी। दिस इज माय एंड एनालाइजर। एंड एनालाइजर एनालाइज करेगा कि डोपिंग का लेवल कितना है, क्या किस टाइप की डोपिंग कंसंट्रेशन हो चुकी है या कितनी हो चुकी है, ये सब एनालाइज करेगा। यहाँ पर ये मेरा प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम है विच विल प्रोवाइड प्लाज्मा। प्लाज्मा से हमारी जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाएगी, राइट। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आयन इम्प्लांटर में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, राइट। सो अब पहला सिस्टम है जो कि है गैस सिस्टम। गैस सिस्टम क्या होता है, इट्स अ स्पेशल गैस डिलीवर सिस्टम टू हैंडल द हैजार्डस गैसेस। फॉस्फीन जैसी बहुत हैजार्डस गैसेस को भी हमें हैंडल करना पड़ता है। अब गैस सिस्टम एक स्पेशल गैस डिलीवरी सिस्टम है जो हैजार्डस गैसेस को हैंडल करता है। अब इन हैजार्डस गैसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि बॉटल चेंज करते टाइम कोई डैमेज ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है व्हाइल चेंजिंग द गैस बॉटल्स। आर्गन को एक पर्ज गैस की तरह यूज किया जाता है और बीम कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक हाई वोल्टेज सिस्टम होएगा। हाई वोल्टेज सिस्टम से हमारी आयन एनर्जी डिटरमाइन होती है जिससे जंक्शन डेप्थ कंट्रोल होता है, राइट। इसके अलावा एक आरएफ सिस्टम होता है। आरएफ सिस्टम विल प्रोवाइड सम आयन सोर्स, राइट। सो इट विल प्रोवाइड द आयन सोर्स। आयन सोर्स मींस आरएफ सिस्टम से हमारा जो गिवन गैस है
गैस में हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आरएफ सिस्टम होता है। हाई वोल्टेज सिस्टम से हम इन आयंस को स्पीड दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, जिससे जंक्शन डेप्थ कंट्रोल होता है। कमिंग टू द वैक्यूम सिस्टम, हमें अब हाई वैक्यूम सिस्टम चाहिए, क्योंकि आयंस है, आयंस अगर गैसियस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे गैसेस में। सो हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आयन स्टेबल रहे। हाई वैक्यूम कंडीशन चाहिए जिससे कि आयंस एक्सिलरेट हो और कोलिजन्स रिड्यूस हो जाए। मीन फ्री पाथ शुड बी वेरी हाई देन द बीम लाइन लेंथ, बीम लाइन लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए मीन फ्री पाथ। प्रेशर होना चाहिए 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7 टॉर, और इतना कम प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ऑलमोस्ट वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करने के लिए टर्बो पंप और क्रायो पंप हम यूज करते हैं। ये पंप से वैक्यूम कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है? कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग के लिए हम यहाँ पर सीपीयू कंट्रोलर्स यूज करते हैं, राइट। आयन एनर्जी, बीम करंट और आयन स्पीशीज को हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आयन एनर्जी और बीम करंट से ही हमें डोपेंट कंसंट्रेशन और डोपेंट की जंक्शन डेप्थ पता लगती है, कितनी डेप्थ में डोपेंट जा रहा है, कितना कंसंट्रेशन है, इन सबको हमें कंट्रोल करना पड़ता है आयन एनर्जी से और बीम करंट से। जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो भी कंट्रोल्ड होने चाहिए फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वेफर। वेफर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मैकेनिकल पार्ट के लिए कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। वेफर मूवमेंट के लिए हमें कंट्रोल सिस्टम चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म बीम स्कैन हो पाए। बीम स्कैन यूनिफॉर्म करने के लिए अगेन हमारा जो वेफर मूवमेंट है ये माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल रहेगा। नाउ वी आर यूजिंग सीपीयू बोर्ड कंट्रोल बोर्ड्स, कंट्रोल बोर्ड्स यूज करते हैं, सीपीयू बोर्ड कंट्रोल बोर्ड्स यूज करते हैं। सो इट विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से डेटा कलेक्ट करता है, सीपीयू बोर्ड को देता है और सीपीयू बोर्ड उस डेटा को प्रोसेस करता है। नाउ डेटा प्रोसेस करने के बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है वापस से सिस्टम को थ्रू द कंट्रोल बोर्ड। अब अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन बहुत सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू द बीम लाइन, राइट। सो बीम लाइन के लिए हमारे पास एक आयन सोर्स की रिक्वायरमेंट है। बीम लाइन किससे बन रही है? आयन से बनती है बीम, राइट। सो एक आयन के सोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड, एनालाइजर मैग्नेट, पोस्ट एक्सिलरेशन प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम और एंड एनालाइजर। सो इन सब की रिक्वायरमेंट होती है और इन सब की रिक्वायरमेंट से हमारी एक बीम लाइन फॉर्म होती है, आयन की बीम लाइन फॉर्म होती है, और ये आयन की बीम लाइन ही कोलाइड करती है वेफर के ऊपर और जिससे डोपिंग हो जाती है, राइट। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हमारे पास आयन सोर्स है, इसके बाद एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड है, ये मेरे एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कुछ सप्रेशन इलेक्ट्रोड्स भी हमने यूज करे हैं, इसके बाद हमने एनालाइजर मैग्नेट यूज करा है, ये मेरे पोस्ट एक्सिलरेशन इलेक्ट्रोड है, वैक्यूम पंप है, देन वी हैव प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम और ये मेरा एंड एनालाइजर है और यहाँ पर वेफर प्लेस्ड है, राइट। सो वैक्यूम पंप हमने यहाँ पर 2 वैक्यूम पंप यूज करे हैं इलेक्ट्रोड्स के पास। सो नाउ कमिंग टू द आयन सोर्स, सारे बीम लाइन के सारे पार्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आयन सोर्स, आयन सोर्स से ही तो आयन बनेगा। यहाँ पर हमारे पास हॉट टंगस्टन फिलामेंट होएगा, हॉट टंगस्टन फिलामेंट थर्मल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करता है, हॉट टंगस्टन फिलामेंट एमिट्स थर्मल इलेक्ट्रॉन, और ये जो हॉट टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सोर्स गैस मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करते हैं, और जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे डिसोशिएट हो जाते हैं, आयनाइज करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को। अब आयनाइज कर कर क्या बनाया? आयन बनाया। आयंस क्या करते हैं? सोर्स से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सोर्स चैम्बर एंड एक्सिलरेटेड टू द बीम लाइन, राइट। सो जो आयन फॉर्म हुए हैं सोर्स चैम्बर से बाहर निकलते हैं, एक्सिलरेट होते हैं और बीम लाइन बनाते हैं। इन सब को बनाने के लिए आरएफ और माइक्रोवेव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। आरएफ और माइक्रोवेव पावर कैन आल्सो बी यूज्ड टू आयनाइज सोर्स गैस, राइट। सो या तो हमें थर्मल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, थर्मल इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट से आएंगे, अभी टंगस्टन फिलामेंट को हॉट करने के लिए भी आरएफ पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो व्हाट वी नीड बेसिकली आरएफ और माइक्रोवेव पावर की रिक्वायरमेंट है जिससे हमारे पास आयंस जनरेट हो गए हैं।
तो आप ये देख पा रहे हैं आयन सोर्स पूरा, यहाँ पर हमारे पास फिलामेंट है, फिलामेंट की पावर है 0.025 वोल्ट एंड करंट इज 200 एम्पेयर, अप टू 200 एम्पेयर। यहाँ पर हमने आर्क पावर दिया 120 वोल्ट, ये मेरा टंगस्टन फिलामेंट है, ये दिस रेड पार्ट इज माय टंगस्टन फिलामेंट। और यहाँ पर हमारे पास सोर्स मैग्नेट रखा है, सोर्स मैग्नेट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख पा रहे हैं, ब्लैक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे पास एंटी कैथोड रखा हुआ है, एंटी कैथोड, और यहाँ से हम सोर्स और गैस और वेपर्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो जैसे ही ये प्लाज्मा के अंदर जाएगा, यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से सोर्स और गैस वेपर्स आयनाइज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आरएफ आयन सोर्स को देखिए, आरएफ आयन सोर्स में हमारे पास यहाँ पर आरएफ कॉइल्स हैं, आरएफ कॉइल्स हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड रखा है और डोपेंट गैस को हम यहाँ प्लाज्मा के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आरएफ सोर्स को ऑन करेंगे, डोपेंट गैस से आयन बीम जनरेट होगी और यहाँ से एग्जिट आउट हो जाएगी आयन बीम। नाउ कमिंग टू द माइक्रोवेव आयन सोर्स, माइक्रोवेव आयन सोर्स में हम माइक्रोवेव को यूज करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल्स को यूज करते हैं, मैग्नेटिक कॉइल्स को यूज करेंगे और वी आर यूजिंग द ECR प्लाज्मा ओवर हियर, ECR प्लाज्मा को यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख पा रहे हैं। जैसे ही हम सोर्स गैस को यहाँ पर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ECR प्लाज्मा और माइक्रोवेव की हेल्प से ये सोर्स गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। So now coming to the extraction. Extraction electrodes accelerate ions up to 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो हमारे पास आयन इम्प्लांटेशन में आयंस जनरेट हुए हैं, इनकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। इसकी हाई स्पीड करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड्स आयंस की स्पीड को एक्सीलरेट करता है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाता है। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजर मैग्नेट टू सिलेक्ट राइट आयन स्पीशीज। एनालाइजर मैग्नेट क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि राइट आयन स्पीशीज कौन सी है, राइट। सो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए कि हमें राइट आयन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब सोर्स में तो हमारे पास लेट सपोज P प्लस आयन, P नेगेटिव आयन आया और P नेगेटिव के साथ हमारे पास लेट सपोज H पॉजिटिव आयन भी आ गया। सो हमारे पास दो आयन्स आए हैं, राइट। सो इन दोनों आयन्स में से, और लेट सपोज हमारे पास AS नेगेटिव आयन भी आ गया है समहाउ, राइट, और हमारे पास कोई और आयन भी आ गया है, राइट, N नेगेटिव आयन भी आ गया। सो बहुत सारे आयन्स, ये सब आर्बिट्ररी कंडीशन है। सो एक एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास P नेगेटिव, N नेगेटिव, AS नेगेटिव, H पॉजिटिव, इतने सारे आयन्स हैं, तो हमें P नेगेटिव को चूज करना है। तो रिक्वायर्ड आयन को चूज करने के लिए हम एनालाइजर मैग्नेट को यूज करते हैं। एनालाइजर मैग्नेट क्या करता है, आयन की स्पीड को यूज करता है और स्पीड से ही हमारा डिजायर्ड आयन को चूज करता है और बाकी सबको हमारे को एग्जॉस्ट कर देता है। सो नाउ एक्सट्रैक्शन असेंबली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास आयन सोर्स है, आयन सोर्स से हम प्लाज्मा के अंदर हम आयन को डालेंगे, राइट, सोर्स गैस से आयन जनरेट करवाएंगे। These are my suppression and extraction electrode. टॉप व्यू आप देख पाएंगे, टॉप व्यू में हमारे पास स्लिट दिखती है, राइट। सो स्लिट इज एक्सट्रैक्टिंग आयन बीम, ऐसे हमारे को दिखती है। सप्रेशन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पावर 10 किलो वोल्ट तक की पावर से कनेक्टेड रहता है, और जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर से कनेक्टेड रहता है, राइट। सो यहाँ पर से जो आयन बीम रहती है, एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोड से आयन बीम बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में मूव करने लग जाती है। कमिंग टू एनालाइजर मैग्नेट, एनालाइजर मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो आयंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे आयंस जनरेट हुए हैं, उसमें से रिक्वायर्ड आयन को फिल्टर आउट करना और उस आयन की स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसे मूव करवाना, ये काम करता है एनालाइजर मैग्नेट। सो जो गायरो रेडियस है चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज रिलेटेड टू B फील्ड एंड मास टू चार्ज रेशियो, राइट। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर चार्ज है, P नेगेटिव है और लेट सपोज AS नेगेटिव है, दो चार्जेस हैं, अब दोनों का कितना रेडियस होएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे इनका एक गायरो रेडियस होएगा। गायरो रेडियस डिपेंड करता है पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड में B पे। सो
एक मैग्नेट अगर फिक्स्ड है तो इसका बी भी फिक्स्ड होगा। और सेकंड चीज, ये जो कितना ये रोटेट करेगा डिपेंड करेगा इनका मास टू चार्ज रेशियो पे, मास टू चार्ज रेशियो फॉर पी नेगेटिव एंड एस नेगेटिव, एंड इट इज used for isotope separation to get enriched uranium 235. enriched uranium 235 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम ये सेम फिनोमिना यूज करते हैं, राइट। हम एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में यूरेनियम को हम रोटेट करवाते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा यूरेनियम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूरेनियम 235 जाएगा और यहाँ पर हम यूरेनियम 235 को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे हम यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है। सेम ही फिनोमिना हम यूज कर रहे हैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक के लिए, राइट। सो ओनली आयंस विद राइट मास टू चार्ज रेशियो कैन गो थ्रू द स्लिट। एक स्लिट यूज करते हैं, स्लिट में एक जो पर्टिकुलर आयन का मास टू चार्ज रेशियो है उतनी ही रेडियस वाला मूव कर पाएगा, दूसरा की रेडियस चेंज होएगी वो स्लिट में पास नहीं करेगा, तो वो हमारा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। जो आयन हमारे स्लिट से पास कर जाएगा सिर्फ वो ही कलेक्ट कर पाएगा और इससे हमें प्यूरिफिकेशन मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी प्यूरिफाई द इम्प्लांटिंग आयन बीम। अगर फॉस्फोरस हमारा डिजायर्ड है तो फॉस्फोरस की गायरो रेडियस के अकॉर्डिंग हम स्लिट बना देंगे और फॉस्फोरस आयन इस स्लिट के थ्रू पास कर पाएगा। इसी तरीके से हम आयंस को प्यूरिफाई कर पाएंगे, आर्सेनिक आयन हम रिमूव कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं एनालाइजर क्या कर रहा है, आयन बीम है, आयन बीम में हमारे पास लार्जर मास टू चार्ज रेशियो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गायरो रेडियस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। लेसर मास टू चार्ज रेशियो है, स्मॉलर मास टू चार्ज रेशियो है, फ्लाइट ट्यूब के अंदर क्या होएगा उसका रेडियस कम हो जाएगा, और राइट मास टू चार्ज रेशियो है वो स्लिट के थ्रू पास कर जाएगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो अब आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, बोरॉन 10 का 10 है, बोरॉन 11 का 11 है, बीएफ का 29 है। बीएफ में बोरॉन अगर हमने 11 वाला आइसोटोप लिया है तो 30 है, F2 का 38 है, 10 BF2 का 48 है, 11 BF2 का 49 है। सो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इनसे हम मास टू चार्ज रेशियो निकालकर और हम अपना स्लिट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, 10 boron plus is lighter and can penetrate deeper than 11 boron plus. Why don't we use 10 boron plus in deep junction implantation? 10 boron plus लाइटर है और अगर लाइटर एटम है तो हमें पता है वो ज्यादा डीप जा सकता है, स्मॉलर एटम कैन गो डीपर इनसाइड द सबस्ट्रेट, राइट। तो हम डीप जंक्शन फॉर्मेशन के लिए 10B प्लस क्यों नहीं यूज करते? सो द आंसर इज ओनली 20% ऑफ बोरोन एटम आर 10B। तो ये रेयर है, राइट, 10 बोरोन इज रेयर, this isotope is rare, and 10 boron plus ion concentration is only 1/4 of 11 boron plus. 10 boron plus की जो आयन की कंसंट्रेशन है वो 1/4 हो जाती है 11 boron plus की आयन की कंसंट्रेशन के लिए, और ऑब्वियसली जब इसकी कंसंट्रेशन 1/4 है तो बीम करंट भी 1/4 हो जाएगा, राइट। तो हमें इम्प्लांटेशन टाइम जो रिक्वायर्ड है वो क्वाड्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स इम्प्लांटेशन टाइम चाहिए होगा और इससे थ्रूपुट कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। नाउ कमिंग टू द पोस्ट एक्सेलरेशन। पोस्ट एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हमने आयन को फाइंड आउट कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया आयन को, रिक्वायर्ड आयन अब फिल्टर आउट हो गया है, बीम लाइन बन गई है, अब उसकी स्पीड को, एनर्जी को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समटाइम्स एनर्जी इज डिक्रीज, सो इंक्रीजिंग आयन एनर्जी फॉर आयन, जिससे कि वो रिक्वायर्ड जंक्शन डेप्थ पे चला जाए, राइट। मेरे को एक पर्टिकुलर जंक्शन डेप्थ चाहिए, उससे एक पर्टिकुलर एनर्जी से ही आयन आएगा और सरफेस पे कोलाइड करेगा और जंक्शन बना देगा, डेप्थ बना देगा, राइट। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा डेप्थ तक जा पाएगा, राइट। सो इस एनर्जी को कंट्रोल करना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोड्स विद डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं डीसी वोल्टेज के साथ। हमारे पास एडजस्टेबल वर्टिकल वेन्स होते हैं, एडजस्टेबल वर्टिकल वेन्स क्या करते हैं? बीम करंट को कंट्रोल करते हैं। नाउ कमिंग टू द प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम। प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम क्या होता है? आयंस क्या कर सकते हैं? वेफर को चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आयन जा रहा है, आयन लेट सपोज P नेगेटिव आयन है, वेफर के अंदर मूव करा तो डोपिंग तो कर देगा मगर वेफर को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा अगर मेरा P नेगेटिव आयन है, right? So wafer charging can cause non-uniform doping and arcing defects.
आर्किंग डिफेक्ट्स और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग क्रिएट हो सकती है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन बोरॉन. So electrons are flooded into ion beam and neutralize the charge on the wafer. So यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लड किया जाता है आयन बीम में और चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है. आर्गन प्लाज्मा यूज किया जाता है. आर्गन प्लाज्मा which is generated by thermal electrons emit from hot tungsten filament. hot tungsten filament से thermal electrons से argon plasma generate होता है, उससे हम ये चार्ज को कॉम्पनसेट करते हैं. सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट एक्सिलरेशन सिस्टम. आयन बीम है, यहाँ पर हमारे पास सप्रेशन इलेक्ट्रोड है, एक्सिलरेशन इलेक्ट्रोड है, सप्रेशन इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है 10 किलो वोल्ट से, एक्सिलरेशन 60 किलो वोल्ट से. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयन बीम को हमने रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर दी. सो नाउ कमिंग टू द करंट कंट्रोल. करंट कंट्रोल के लिए फिक्स्ड डिफाइनिंग अपर्चर्स होते हैं और यहाँ पर कुछ एडजस्टेबल वर्टिकल वेन्स भी होते हैं. एडजस्टिकल वर्टिकल वेन्स और फिक्स्ड डिफाइनिंग अपर्चर्स. एडजस्टिकल वर्टिकल वेन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आयन बीम की विड्थ कंट्रोल करते हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने आयन बीम की विड्थ इतनी इंक्रीज्ड थी, इसे इतनी डिक्रीज्ड कर दी है. सो एडजस्टेबल वर्टिकल वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम आयन बीम की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द बेंडिंग आयन ट्रेजेक्टरी. यहाँ पर एक बायस इलेक्ट्रोड होता है. बायस इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो आयन रहेगा, आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोड की हेल्प से बेंड हो जाएगा, राइट. सो अगर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, चार्ज. आयन क्या होता है, चार्ज. सो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज, आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो आयन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ. न्यूट्रल एटम सीधा सीधा चला जाएगा. सो आयन की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से हो जाएगी और वेफर प्लेस्ड हो जाएगा. सो बेंडिंग आयन ट्रेजेक्टरी की हेल्प से हमने बायस इलेक्ट्रोड यूज करा और सिर्फ आयंस ही वेफर पे कोलाइड करेंगे, न्यूट्रल एटम वेफर पे कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल एटम नहीं चाहिए वेफर के ऊपर. ये तो सिर्फ वेफर में सरफेस पे डैमेज प्रोवाइड करेंगे. अगर सिर्फ एक न्यूट्रल एटम जाता है वेफर के ऊपर कोलाइड करता है, सिर्फ डैमेज इनिशिएट करेगा. नाउ कमिंग टू द चार्ज न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम. मैंने आपको बताया था जो वेफर में आयंस जा रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, उससे एक चार्ज जनरेट हो जा रहा है वेफर के ऊपर विच इज हार्मफुल, राइट. सो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्प्लांटेड आयन चार्ज वेफर पॉजिटिवली. इम्प्लांटेड आयन से वेफर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और वेफर चार्जिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है. वेफर चार्जिंग से क्या होता है, पॉजिटिव आयन एक्सपेल आउट हो जाते हैं, बीम ब्लो अप होता है और नॉन यूनिफॉर्म डोपेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाती है. नॉन यूनिफॉर्म डोपेंट डिस्ट्रीब्यूशन हार्मफुल है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट. सो देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ आर्किंग. सो डिस्चार्ज आर्किंग होती है जिससे कि वेफर के ऊपर डिफेक्ट्स बन जाते हैं. ऑल्सो गेट ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाता है, यील्ड लो हो जाती है. तो हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट चार्जिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, राइट. सो आप देख पा रहे हैं वेफर पॉजिटिवली चार्ज है. आयन की ट्रेजेक्टरी अब कैसे हो जाएगी, आयन सीधा आकर हिट करने की जगह अब आयन हमारा बेंड हो जा रहा है, बीम लाइन हमारी बेंड हो जा रही है. So charge neutralization system is very important system. It is needed to provide electrons to neutralize ions. Electrons हमें चाहिए जिससे कि ions neutralize हो जाए. प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन शावर्स आर यूज्ड, राइट. सो प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं. प्लाज्मा फ्लडिंग सिस्टम में हम डीसी पावर से टंगस्टन फिलामेंट और फिलामेंट करंट यूज करते हैं. फिलामेंट करंट से फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट को चार्ज करते हैं और यहाँ पर प्लाज्मा आर्गन प्लाज्मा जनरेट करवाते हैं. प्लाज्मा में हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक्सेस इलेक्ट्रॉन जाकर वेफर को न्यूट्रलाइज, वेफर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट. सो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे आयन बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं जिसमें एक थर्मल फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन टारगेट रहता है. सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन टारगेट से इलेक्ट्रॉन गन पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हिट करवाते हैं. आयन बीम यहाँ जा रही है और इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन टारगेट से हिट होकर रिफ्लेक्ट करते हैं और वेफर को जाकर न्यूट्रलाइज करा देते हैं. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन गन विल वर्क. कमिंग टू वेफर हैंडलिंग. जो आयन बीम का डायामीटर है वो है 25 mm विच इज नियरली इक्वल टू 1 इंच. सो नाउ है 25 mm डायामीटर की हमारे पास आयन बीम है. वेफर डायामीटर इज 200 mm विच इज
which is very large, 8 times larger, right, 8 टाइम larger than the ion beam diameter। तो हमें क्या करना है, वेफर को मूवमेंट कराना पड़ेगा। आयन बीम से वेफर को अगर डोपिंग कराना है तो वेफर कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगा, राइट। द वेफर नीड टू मूव, या फिर हमें बीम को मूव करवाना पड़ेगा या वेफर को मूव कराना पड़ेगा या दोनों को मूव कराना पड़ेगा, जिससे कि आयन बीम पूरे वेफर को स्कैन कर ले। तो यहाँ पर हम स्पिन व्हील, स्पिन डिस्क या सिंगल वेफर स्कैन हम यूज करते हैं। दिस इज द स्पिन व्हील सिस्टम। तो स्पिन व्हील में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेफर स्पिन व्हील पर रोटेटेड है, जिसका स्विंग पीरियड 10 सेकेंड है, स्पिन रेट 2400 रोटेशन पर मिनट है। ये हमारी स्पिन आर्म है और ये हमारी आयन बीम है। आयन बीम आप जैसे देख पा रहे हैं, ये स्पिन होएगा तो आयन बीम हर वेफर के ऊपर मूव करती जाएगी। दिस इज स्पिन डिस्क। स्पिन डिस्क में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्क के ऊपर वेफर्स प्लेस्ड हैं और यहाँ पर आयन बीम है। तो जैसे जैसे डिस्क रोटेट होएगी आयन बीम हर वेफर के ऊपर मूव करेगी। दिस इज सिंगल वेफर स्कैनिंग सिस्टम। सिंगल वेफर में हमने आयन बीम ली और यहाँ पर हमने क्या करा, स्कैनिंग इलेक्ट्रोड से आयन बीम को मूव करवाया, राइट। सो आयन बीम यहाँ पर पूरे में स्कैन कर पा रही है और वेफर अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द बीम स्टॉप। बीम स्टॉप के लिए क्या करना है, सो नाउ बीम स्टॉप इज एक्चुअली स्टॉपिंग द आयन बीम। आयन बीम की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे ही एनर्जी आयन बीम की एब्जॉर्ब हो जाएगी आयन बीम स्टॉप हो जाएगी। इसके लिए हम आयन बीम डिटेक्टर यूज करते हैं। बीम करंट, बीम एनर्जी और बीम शेप की मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता लगे कितनी आयन कंसंट्रेशन है, कितनी डोपेंट कंसंट्रेशन है और कितनी जंक्शन डेप्थ है। वाटर कूल्ड मेटल प्लेट को यूज करते हैं जिससे कि हीट यहाँ से सिंक आउट हो जाए और एक्सरे रेडिएशन ब्लॉक हो जाए। एंड एनालाइजर। एंड एनालाइजर क्या होता है, एंड एनालाइजर में हम फैराडे चार्ज डिटेक्टर हम यूज करते हैं, जिससे कि बीम करंट, एनर्जी और प्रोफाइल को हम कैलिब्रेट करवा पाए। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीम स्टॉप। सो यहाँ पर आयन बीम जा रही है, यहाँ पर ग्रेफाइट स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द टॉप व्यू। सो दिस इज द वाटर कूल्ड बेस प्लेट। दिस इज द वाटर कूल्ड बेस प्लेट जो आप ब्लू में देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज फैराडे करंट डिटेक्टर। So coming to the process. Process is used in CMOS application, CMOS ion implantation requirement, implantation process evaluation. राइट। सो आप रिक्वायरमेंट्स देख पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एन वेल फॉर्मेशन, वेल फॉर्मेशन, एंटी पंच थ्रू थ्रेशोल्ड, राइट, पॉलीडोप, पॉली डिफ्यूजन ब्लॉक, लाइटली डोप्ड ड्रेन, हेलो, सोर्स और ड्रेन कनेक्ट, पी वेल, वेल, एंटी पंच थ्रू थ्रेशोल्ड, पॉली। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, राइट। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम सीमॉस इम्प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। Don't forget to give me your feedback, and if you have any doubt, put the doubt in the comment section. अगर आपको notes चाहिए तो go to the description box. आप description section में जाएंगे, एक link मिलेगा जहाँ पर हमारी मोबाइल ऐप का लिंक है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और मोबाइल ऐप में आपको सारे notes मिल जाएंगे. You can access the notes. So I hope you are going to meet me soon in the next class. Bye bye. Thank you.